हाई स्कूल पास करने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करने लगी। लेकिन पापा मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए आगे पढ़ने की परमिशन न थी। यूं ही साल गुजर गया, न शादी हुई न एडमिशन लिया। अब पापा को भी एहसास हुआ कि शादी तो तब होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे शिक्षा इसके काम आएगी। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटी, आगे पढ़ना चाहती हो तो एडमिशन ले लो। अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर पढ़ाई छोड़ देना। मैंने भी यूं मंजूर कर लिया कि आखिर जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। कुछ ही दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां मेरी सहेली बन गई। तभी वो मुझे पसंद करती थी। मैंने कभी भी किसी पर अपने दुख जाहिर न किए। किसी दिन ज़रा चुप बैठ जाती तो उनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है। फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस से कॉलेज जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह न होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। बस रुकती तो मैं गिर जाती थी। सब मुझ पर हंसते और लड़कियां भी मजाक उड़ाती। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक लड़के ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, वो लड़का भी उसी वक्त बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता। वो यहाँ से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर ध्यान दे रहा है। वह हैंडसम और गुड लुकिंग इंसान था। मैं उसको अनदेखा कर दिया करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझे अपनी तरफ देखती हुई महसूस होती। बस स्टॉप पर उसकी वजह से मैं उलझन में रहने लगी। लेकिन मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती, तभी मैंने मुंह ढकना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो बस स्टॉप के सामने से गुजरता। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन वो डेली मेरे करीब से गुजरते हुए धीरे से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थी। धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की शॉप थी जहाँ से हम कॉपियाँ, रजिस्टर, किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां बातों में बिजी थी कि दुकानदार की आवाज़ पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि आप में से जिसका नाम शिवानी है उसका फ़ोन आया है। शिवानी तो मेरा नाम था। तभी मेरा रंग उड़ गया। मैं चुप रही। तभी मेरे साथ वाली लड़की बोली, फ़ोन किसी लड़के का है या किसी लड़की का? जी, कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि ये कौन सी दोस्त है। अभी मैं फ़ोन पर उलझ ही रही थी कि वो साहब भी उसी दुकान पर आ गए। मैंने फ़ोन पर बात करते हुए किताबें और चश्मा काउंटर पर कर दिया था। बड़ी देर बाद मुश्किल से उस नामालूम सहेली से पीछा छुड़ाया। फ़ोन बंद कर दिया कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर उसमें सवार हो गई। घबराहट से मैंने अपनी किताब और चश्मा काउंटर पर छोड़ दिया और बस की तरफ तेज़ कदमों से चल दी। दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और चश्मे का पूछा तो पता चला वही लड़का मेरी चीज़ें उठाकर ले गया था। उसने दुकानदार से कहा कि मैं शिवानी का क्लास फेलो हूँ, उसे दे दूंगा। अगले दिन मैं फिर दुकान पर गई। कहा कि उन साहब ने मेरी चीज़ें लौटाई हैं। उसने कहा कि हाँ, ये लीजिए, वो आपको नहीं दे पाए, तभी वापस यहाँ रख गए हैं। मैंने अपनी चीज़ें उठाई, घर आकर किताब खोली तो उसमें एक शायरी लिखी हुई थी। अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज़ मेरी किताब में जिसने रखा था उसी को दे देना और कह देना कि मुझे इस तरह की शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा कि उसका नाम मोहित है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे दे दूंगा और बता भी दूंगा, आप फिक्र ना करें, वो आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये कहकर उसने कागज़ रख दिया। तनु मेरे साथ ही थी। वो बोली, शिवानी प्लीज़ उसको मत ठुकराओ, कितना अच्छा लगता है वो सुंदर सी आंखों वाला, मैं तो उस पर मरती हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम मरती हो तो मर जाओ, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मुझे इस तरह के गानों वाली शायरी से चिढ़ है। इसके बाद वो डेली मुझे उस दुकान पर फ़ोन करने लगा। मेरी सहेली खुद दुकान पर जाकर फ़ोन सुनने लगी। मैं उसे मना करती लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फ़ोन उससे ले लिया। कहा कि ऊपर वाले के लिए तो मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। ऊपर वाले के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात न की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे आ जाऊंगा। इस बात से मैं घबरा गई। सारी रात मेरी सोचों में गुजर गई। समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ, क्या कॉलेज जाना छोड़ दूँ। वो डेली फ़ोन करता और मेरे दोस्त उसका फ़ोन सुनकर उसके संदेश मुझे देती। फिर उसने मेरा पर्सनल नंबर भी दे दिया। मैं अपने दोस्त से गुस्सा हो गई, उससे बातचीत बंद कर दी। जब मैंने उसके फ़ोन ना सुने तो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा। मैंने तंग आकर एक दिन रोड पर उसे बुरा भला कहा
और सख्ती से बात की। एक तरफ पापा का डर और ख़ानदान की इज्जत का सवाल था, दूसरी तरफ ये जुनूनी इंसान था। एक दिन फ़ोन उठाया तो मोहित ने कहा कि प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। पहले मैं सख्ती से जवाब देती थी, लेकिन उस दिन मैं थोड़े प्यार से बोली, देखो मोहित, तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग ना करो, मेरी बहुत मजबूरियाँ हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए परमिशन मिली है। अगर पापा को पता चल गया तो वो दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, बस मुझे कॉलेज से हटा देंगे और मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शरीफ घराने की लड़की हूँ। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम किसी और लड़की से दोस्ती कर लो, मुझे तंग मत करो। तुम्हें अपनी माँ की कसम, बात को यहीं ख़त्म कर दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मैं बोली, आखिर मुझे ही क्यों? और भी तो इतनी लड़कियां मेरे साथ होती हैं। मैं फेस को कवर करके रखती हूँ, तो मुझे बदनाम करना चाहते हो। मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ, वो कहने लगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान कोशिश तो करता है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरी उसके साथ पहली लंबी बातचीत की। अगले दिन कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पछता रही थी कि उस इंसान से बात ही क्यों की। सोचा कि आज मैं अपने स्टॉप के बजाय अगले स्टॉप की तरफ चलती हूँ। थोड़ी ही दूर चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। वहीं मेरी दोस्त तनु आती हुई दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन उसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। सोचा वापस इसी के साथ अपने वाले बस स्टॉप पर पलट जाती हूँ। अगला स्टॉप तो काफ़ी दूर है। इससे पहले कि मैं बात करती, वो खुद ही मेरी तरफ आ गई। कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? मैं चुप थी, कोई बात न बन पा रही थी। कॉलेज की बस के पीछे दौड़ी, मगर वो निकल गई। मैंने बेतुका सा जवाब दिया। उसने बाल की खाल नहीं निकाली और मेरे साथ चल पड़ी। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज़ स्पीड बाइक ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गई। किताबें कहीं तो चप्पल कहीं। बाइक वाला तो टक्कर मार कर भाग गया। मैं उसे उठाने के लिए झुकी। आसपास ट्रैफिक था, सुबह का वक्त था, लोग ऑफिस और स्टूडेंट कॉलेज स्कूलों को जा रहे थे। उसको ज़्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। उसे होश नहीं रहा था। मैं उसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से इधर उधर देखने लगी। लोग हमारे पास इकट्ठे होने लगे। तभी मुझे मोहित भी उन लोगों में दिखाई दिया। उसने दूर से ही बाइक की टक्कर से तनु को गिरते हुए देख लिया था। लोगों की भीड़ में उसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट कम हो गई। उसने आगे बढ़कर तनु को उठा लिया और सड़क के किनारे पर खड़ी गाड़ी की तरफ ले गया और मुझसे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसने मेरी दोस्त को गाड़ी की सीट पर लिटा दिया। तुम आगे बैठ जाओ, शिवानी, देर मत करो, उसने किसी अपने की तरह मुझसे कहा था और मैंने उसके हुक्म को माना। उसके चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिख रही थी। पूरे रास्ते में कोई बात न की, गाड़ी चलाता रहा और हम अस्पताल पहुंच गए। तनु को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने तनु के घर वालों को फ़ोन करके एक्सीडेंट की खबर दी। जब तक इसके घरवाले न आए, मोहित वहीं मौजूद रहा। सब भाग दौड़ खर्चा उसने ही किया था। वो किसी अपने की तरह मामले को संभाल रहा था। उस दिन उसने मुझे बताया कि उसने तनु को बहन बनाया हुआ है, तभी उसके साथ फ़ोन पर बात करता है और कांटेक्ट में रहने की वजह मैं ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार मोहित ने मेरा चेहरा अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे उसने बताया कि वो हमारा दूर का रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। इसके बाद से ही वो उस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार था जिनके घर हमारे माँ बाप तो कभी कभार आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और ना कभी उनके घर के बारे में बातें होती थी। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मोहित के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो उसको एक ऐसे ही आवारा लड़के के रूप में देख रही थी, जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़छानी के चक्करों में रहते हैं। जब तनु के माँ बाप आए तो उसने जाने को कहा। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में रुकती, लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने मोहित से कोई बात नहीं की और ना ये कहा कि मुझे भी जाना है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 10 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे भी जाना चाहिए, मैं तनु को देखने में माँ के साथ शाम को आ जाऊँगी। अभी मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूँ। आंटी बोली, बेटी तुम अकेले घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ने जाएं? मैं बोली, आंटी, अंकल का इस वक्त यहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है, मैं चली जाऊँगी, रिक्शा ले लूँगी, आप चिंता ना करें, मैं घर पहुँचकर फ़ोन कर दूँगी। वो भी बहुत परेशान थी। अभी तनु को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सिर ज़ोर से
हिट हुआ था, इसलिए वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की परमिशन दे दी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर मोहित को इंतज़ार करते पाया। उसने कहा, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर या कॉलेज जहाँ कहो वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने थोड़ी देर सोचा। कॉलेज का वक्त निकल गया था। ऊपर वाले पर विश्वास करते हुए इस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप करना। मैंने कहा, धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने का। वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। उसकी तो दिली इच्छा पूरी हुई थी, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे सवाल किया, आप किधर जा रहे हो? हम दिल्ली से जा रहे हैं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, सब्र रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। रास्ते में दो चार बातें हुई। उसने मुझे अपने रिश्तेदार के बारे में समझाया कि उसके परदादा और मेरे नाना आपस में साले बहनोई थे। जब हम छोटे थे तो उनका एक दूसरे से मिलने आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गम में शरीक होते थे। तनु को ठीक होने में 1 महीना लग गया था। 2 महीने बाद उसने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी का ये समय मैंने बड़ी मुश्किल से काटा था। कॉलेज में दिल नहीं लगता था। इस महीने में 4 बार माँ के साथ उसके घर हाल चाल लेने के लिए गई थी। उसका घर हमारे घर से दूसरे मोहल्ले में था। इस सब के बाद से जब मैं कॉलेज आती जाती तो कई बार मोहित बस स्टॉप पर आया और मुझसे गाड़ी से उतरकर बात की। कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मगर मैंने मना कर दिया कि मैं रोज़ तो तुम्हारी गाड़ी में नहीं जा सकती। इसके बाद भी वो रोज़ कॉलेज के वक्त पर गाड़ी बस स्टॉप के पास ही खड़ी रखता था, मगर मैं बस पर ही कॉलेज जाती थी। जब वो दिखाई देता तो शर्म से मेरी हालत बुरी हो जाती। जब तनु ठीक होकर कॉलेज आने लगी तब वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में ले जाने लगी। मेरी तरफ से भी झिझक में कमी आ गई थी। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और तनु कॉलेज के बाद मोहित के साथ तपती दोपहर में पार्कों में, जब वहाँ पर कोई ना होता तो जाकर बैठ जाते। तनु मोहित से ज़्यादा और मैं कम बात करती थी। मेरे दिल में भी मोहित के लिए फीलिंग्स ने जन्म ले लिया था। वो कहता था कि तुम कभी तो अकेले में मेरे साथ घूमने चलो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी न मानी। उसने वादा किया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने माँ बाप को मेरे माँ बाप के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह उसने मेरे दिल में उम्मीद के दिए जला दिए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने उसे गर्मियों की छुट्टी की खबर सुनाई तो उसकी आंखें भीग गई थी। और जब मैंने उसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं आऊँगी, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उसने कहा कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से कुछ कदम आगे है। इस बार फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर न जाने हम कब और कैसे मिले। आज पहली बार मेरा दिल उसकी जुदाई का सोचकर घुट रहा था। और फिर हम 2 महीने के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 महीने 2 साल बनकर गुजरे थे। जब छुट्टियां ख़त्म हो गई तो मैं छुट्टी के बाद उसे कॉलेज के बाहर वाली स्टेशनरी के शॉप पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि मैं माँ बाप के पास गाँव जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैंने शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारे रिश्तेदार है। मैं जल्द उनको रिश्ते के लिए तुम्हारे माँ बाप के पास लाऊंगा। वो चला गया। मैं उसकी जुदाई में तड़प तड़प कर रोई, मगर क्या कर सकती थी। तनु के ज़रिए उसके लेटर मिल जाते जिससे दिल को तसल्ली हो जाती। फिर अचानक उसके ख़त आने बंद हो गए। एक दिन तनु ने बताया कि मोहित आ रहा है। मैं सुनकर खुश हो गई। इसके बाद वो कई बार मिला। वही चाहत थी, लेकिन हम बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलते थे। तनु साथ होती थी, यूँ दिल की बातें दिल में ही रह जाती थी। कभी कभी मुझे उसकी नीयत पर शक होता, फिर खुद को तसल्ली देती कि नहीं, उसने वादा किया है तो ज़रूर निभाएगा और अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए लेकर आएगा। कॉलेज के 3 साल पूरे होने को थे। अब मुझे घर बैठ जाना था। ये वक्त मेरे लिए इतना ही तकलीफ़ देना था। मुझे मालूम था कि मैं घर बैठ जाऊंगी तो मेरे रिश्ते आने लगेंगे और तब मैं माँ बाप को रोक न सकूंगी। वो किसी न किसी को पसंद कर ही लेंगे और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ पापा को अपनी पसंद के बारे में बता सकूं। आखिर वही हुआ। एक दिन माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हारे पापा के दोस्त रमेश अंकल तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो बोली, क्यों, क्या वजह है? शादी तो हर लड़की को करनी होती है। तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो, मगर ख्याल रहे लड़का अच्छे ख़ानदान का, बिरादरी का ही होना चाहिए, वरना तुम्हारे पापा को मंजूर ना होगा। माँ, अगर कोई रिश्ता मेरी पसंद का हुआ तो वो अपनी ही बिरादरी का होगा। आप इस बात की फ़िक्र ना करें। मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का कौन है। काश तभी बता देती तो मैं उन लोगों से खुद ही कांटेक्ट कर लेती।
कुछ दिन गुजरे तो रमेश अंकल और आंटी आ गए। माँ ने फिर मुझसे कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। सचिन इंजीनियर है, ये बार बार आएंगे। मैं क्या जवाब दूँ? माँ कह देना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? माँ ने मुझे डांट दिया। कब तक तुम्हारे अंकल को इंतज़ार करवाऊँ? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, उधर कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करनी ही होगी ना। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तनु के घर जाकर मोहित को फ़ोन किया, शायद फ़ोन उसके पापा उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनकर मैं फ़ोन रख देती। उनसे क्या कहती, घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता कि ऊपर वाला जाने मोहित ने क्यों कांटेक्ट करना ख़त्म कर दिया। ऊपर वाला करे वो ठीक हो। अगर वो चाहता तो अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आ सकता था। फिर उसने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया? बिल्कुल ही चुप्पी साध ली। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब जो रिश्ते आते मैं फ़ौरन मना कर देती, यहाँ तक कि मेरे सिर में सफ़ेद बाल आने लगे। चेहरा मुरझा गया। मोहित को न आना था, न आया। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप मेरी ज़िद से मजबूर होकर खामोश हो गए। पापा ने मुझे बीएससी करने की परमिशन दे दी। मैंने बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली और एक स्कूल में टीचर लग गई। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। दिल में मोहित से नाराज़ ज़रूर थी, मगर उसके लिए रोज़ दुआएं करती थी कि ऊपर वाला करे वो ठीक हो और उसे हर जगह ऊंचा मुकाम मिले। बस यही दुआ थी जो मेरे होठों से उसके लिए निकलती थी। तनु की शादी हो गई और वो शादी करके अपने घर चली गई। उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो बहुत खुश थी। शादी के बाद हम काफ़ी टाइम तक ना मिल सके। मैंने अपनी वीरान ज़िंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन मोहित की याद को दिल से दूर न कर सकी। ख्यालों में उससे शिकवा करती कि क्या मेरी वफाओं का यही सिला है। मैंने तो माँ बाप की बात न मानी और तुम्हारी खातिर रिश्ते को मना करके तुम्हारा इंतज़ार किया और तुमने पलटकर खबर भी नहीं ली। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत तो सच्ची पाक थी, फिर क्यों मुझे ऐसी कड़ी और लंबी सज़ा मिली? मैं तो अब भी खुद को मोहित की अमानत समझती थी कि शायद वो किसी दिन आ जाए, मेरे माँ पापा से रिश्ता मांग ले। एक दिन मैं स्कूल से लौटी तो तनु मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। काफ़ी टाइम के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन वो अकेली नहीं आई थी। दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आई थी। मैंने लपक कर उनको गले लगाया और प्यार किया। कहा, तनु तुम तो इतनी सुंदर नहीं हो, फिर ये परी कहाँ से ले आई हो? तुम्हारे बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं। वो बोली, अपने पापा पर गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, बड़े लकी हैं। ऐसा कहते हुए मुझे मोहित याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे मेरी किसी की याद ने उदास कर दिया है। कुछ देर बाद वो कहने लगी, शिवानी कभी मोहित ने तुमसे कांटेक्ट किया? उसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे बात हुई? उसने कहा, कभी नहीं। लेकिन यह कहकर वो चुप हो गई। तनु क्या कोई बात है तो बता दो मुझसे, छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की कसम, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जानती हो कि इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं। जानती हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम सुन न सकोगी। मैं हर बात सुनने की हिम्मत रखती हूँ, चाहे कितनी ही तकलीफ़ वाली बात क्यों ना हो, मगर इस दर्द से कम ही होगी जो इंतज़ार की तकलीफ़ में सह रही हूँ। तब उसने बताया, शिवानी मेरे पति जिस बेंच पे थे, मोहित भी उसी बेंच में थे। एक साथ सिलेक्शन हुआ। फिर जब कारगिल की जंग हुई तो जंग में दोनों साथ थे। ऊपर वाले ने मेरे पति की तो ज़िंदगी बचा ली, मगर मोहित शहीद हो गया। मैं तुम्हें ये खबर नहीं दे सकी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत न थी। मोहित ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बात भी कर ली थी, वो भी तैयार थे, मगर ज़िंदगी ने उसे इतनी मोहलत न दी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब मोहित शहीद हो चुका है। ये खबर जब मैंने सुनी तो मैं परेशान हो गई। होश न था कि रोऊं या खुशी के इस एहसास में डूब जाऊं कि मोहित बेवफा न था। मेरी तो अब शादी की उम्र भी निकल चुकी है। अब मैं सारी ज़िंदगी मोहित की यादों के सहारे गुजार दूंगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।